अमित जरा आप बताइए, अब लगभग 2 घंटे होने को आए हैं, अमित सिंह। देखिए पंकज, 2 घंटे होने को आए हैं और उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, सब जगह सुचारू हो रहा है। केवल कुंदुरकी विधानसभा जो कि बुलंदशहर में है, वहां उसको छोड़कर कुंदुरकी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पुलिस जो है, लोकल पुलिस, वो जगह जगह पर बैरिकेडिंग करके आई कार्ड वगैरह चेक करे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बीते कल चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि पुलिस आई कार्ड वगैरह नहीं चेक कर सकती है, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी, आई कार्ड वगैरह नहीं चेक करेगी पोलिंग बूथ पर। लेकिन एक बार फिर से कुंदुरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और देखना है कि उस पर क्या एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाता है, या फिर क्या स्पष्टीकरण चुनाव आयोग की तरफ से आता है, या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आता है। अगर हम सबसे हॉट सीट की बात करें तो हॉट सीट करहल विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अखिलेश यादव पहले विधायक हुआ करते थे, लेकिन सांसद चुनने के बाद वो यहां से इस्तीफा दिए और उसके बाद उनके भतीजे तेज प्रताप यादव, जिनसे थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की थी, वो चुनावी मैदान में। एक बार तस्वीरें हम दिखा दें। करहल में आज जितने भी बूथ्स हैं वहाँ लोग तो पहुँच रहे हैं, लेकिन लंबी लंबी कतारें हम नहीं देख पाएंगे करहल विधानसभा क्षेत्र में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए लोग वोटिंग देने के लिए तो पहुँच रहे हैं, लेकिन उतनी लंबी कतारें, उतनी लंबी लाइनें नहीं। वोट दे दिया आप? जी सर, वोट दे दिए। मुद्दे क्या क्या हैं आपके इलाके के? क्या मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? मुद्दे क्या क्या हैं? अब मुद्दे क्या, देखिए मुद्दे सब ठीक ही हैं और समाजवादी पार्टी साइकिल। यस। तो देखिए, मैं आपको बताऊं तो लोग जरूर घरों से बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। बिल्कुल आपके पास लौटूंगा। इस वक्त दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है और वहां बड़ा इंटरेस्टिंग है दिनेश, यानी चौतरफा 5 साइड इस तरह का बड़ा मुकाबला वहां पर होने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सीट है मुजफ्फरनगर की। हाँ बिलकुल, त्याचा वापर केलेला आहे। माझे कुटुंबियातल्या लोकांनी पण केलं आहे, काही लोक आणखीन आहेत येतील। मी लोकांना आवाहन करतो, लोकशाहीमध्ये लोकशाही बळकट करणे ही तुमची जबाबदारी आहे। त्यासाठी तुम्ही मोठ्या संख्येने घरातून बाहेर निघा आणि आपल्या अधिकारचा वापर करून मतदान करून तुमच्या मर्जीचा आमदार निवडून आणा। नवाब मलिक मराठी में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपना वोट कास्ट जरूर करें, क्योंकि अभी इस वक्त राज ठाकरे के जो बेटे हैं वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए जो भगवान ने दिया है वो बहुत है, इसलिए मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स मानने आता हूं। थैंक यू सो मच। तो भगवान के दर पर पहुंचे हैं अमित ठाकरे। उन्होंने कहा कि मैं, भगवान ने बहुत कुछ अभी तक दिया है, उन्हीं से मैं मांगने के लिए आया हूं एक बार फिर। इस बार उनकी किस्मत दाव पर है, राज ठाकरे के बेटे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको भी निभानी है। दिनेश हमारे साथ। दिनेश, मुजफ्फरनगर की जिस सीट पर आप इस वक्त मौजूद हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल रोचक मुकाबला है मुजफ्फरनगर में, जहां एक तरफ से राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, और एक अजीब बात यह भी है कि मिथिलेश पाल जो प्रत्याशी आरएलडी की तरफ से, पहले भी आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी, तब भी उपचुनाव हुआ था और 2.5 साल तक विधायक रही थी। इस बार भी उपचुनाव है, 2.5 साल बाकी है। मिथिलेश पाल मेरे साथ मौजूद है, जो कि इस बार चुनाव लड़ रही है। इन्हीं से पहले बात करता हूं, उसके बाद यहाँ के बारे में पूरा बताऊंगा। मिथिलेश जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर आप? ऐसा है, धन्यवाद आप सबका। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ मुझे, मेरे लोग जो गए हुए थे आज, तो वहाँ मुझे कुछ सूचनाएं मिली हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है और बाहर से कुछ लोगों को फर्जी वोटर के लिए बुलाया गया है और उन्हें अलग अलग मस्जिद और उसमें रखे गए हैं और वो फर्जी वोट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही कहना है कि ये फर्जीवाड़ा ना हो और पुलिस के लचीलेपन से ये कार्य हो रहा है। बुरके को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी जारी किया गया है कि पुलिसकर्मी चेक नहीं करेंगे, जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो चेक करेंगे। तो चेक करना चाहिए, जिसकी ओरिजिनल वोट है वो पढ़नी चाहिए, फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आपको लगता है बुरके की आड़ में फर्जीवाड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बाहर से बुलाए गए हैं। कहाँ से बुलाए गए हैं, क्या क्या किस तरह? बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, गंभीर इसलिए लगा रहे हैं, बिजनौर इत्यादि से बुलाए गए हैं, बिजनौर से, शामली से और अन्य विधानसभाओं से बुलाए गए हैं। तो आपने इसकी शिकायत की पुलिस अधिकारियों की? हाँ की थी, लेकिन वो कहते कि सब ठीक है। पुलिस आपकी शिकायत पर क्या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? अभी तक तो नहीं लिया। तो देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, जो कि एनडीए की संयुक्त प्रत्याशी है। उनका कहना है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि आसपास के जनपदों से कुछ लोग बुलाए गए हैं। लौटेंगे आपके पास। जोया अख्तर, जावेद अख्तर की बेटी हैं, जानी मानी फिल्म निर्देशिका भी हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं और अब जाहिर बात है यंगस्टर्स भी आने शुरू हुए हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो अपनी सियाही दिखाती हुई यहाँ पर जोया अख्तर नजर आई हैं और इससे पहले देखिए तमाम सेलिब्रिटीज जो है वो पहुंच रहे हैं, अपने वोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और फरहान अख्तर को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो भी आए और अपनी सियाही दिखाते हुए तमाम एक्टर्स पहुंच रहे हैं अपने घरों से बाहर, क्योंकि लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है। वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 बजे सुबह, 9 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और फरहान अख्तर कुछ कहते हुए यहाँ पर मीडिया कर्मियों से। थैंक यू सर। तो ये तस्वीरें आप मुंबई से देख पा रहे हैं, मुंबई की दिलचस्प तस्वीरें हैं। तमाम जो बड़े नेता सुप्रिया सुले की आप तस्वीरें देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ बारामती में अपने वोटर का इस्तेमाल किया। इससे पहले हमने आपको दिखाया सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, वो भी अपने वोटर का इस्तेमाल करने पहुंचे। लेकिन पंकज, एक दिलचस्प तस्वीर है, वो है नवाब मलिक, जो अपने विवादों, कहीं ना कहीं बयानों को लेकर काफ़ी विवादों में भी रहे हैं। और एक हैं तो सेफ हैं और बटोगे तो न। और समीर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, जिस तरीके से इस बार जो बयान सामने आए हैं कैंपेनिंग के दौरान, और उन बयानों का असर क्या जनता के मूड पर हो सकता है? क्या उसका असर सीधे तौर पर इन चुनावों में देखा जा सकता है, या वो बेसिक मुद्दे अपने जहन में रखकर वोटिंग करने आम जनता जाती है? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जो महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है, जो मतदान होगा, वो जो नारे जो दिए गए हैं उसके ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने धर्म युद्ध का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी जब महाराष्ट्र में आते तो उन्होंने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और जिस तरीके से आप देखें कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय से इकट्ठा वोट करने की अपील की, देवेंद्र फडणवीस ने अपने पूरे चुनाव प्रचार अभियान में बताया कि किस तरीके से जो मालेगांव मॉडल था कि जिस एक सीट के कारण भारतीय जनता पार्टी धुले लोकसभा सीट हार गई थी, तो मुझे लग रहा है कि इस बार अब पूरी तरीके से जो नारे रहे हैं उसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा गया है। जो बड़े मुद्दे रहे थे वो कई पृष्ठभूमि में पीछे चले गए, बड़े मुद्दे पर इस बार चुनाव हुआ है। देवेंद्र फडणवीस का जो भाषण रहा है पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बहुत आक्रामक रहा है और उन्होंने धर्म युद्ध की बात की है, एकता की बात की है, साथ में आके वोट करने की बात की है। मुझे लग रहा है इसका एक बड़ा असर। समीर जी, देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं कि भाजपा के 68% प्रत्याशी जो हैं उन पर क्रिमिनल केसेस हैं। उसके अलावा शिवसेना यूबीटी के 99% उम्मीदवार करोड़पति हैं और टॉप 3 जो अमीर प्रत्याशी हैं उनमें बीजेपी जो है वो टॉप पर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में तो पैसे वालों का हमेशा बोलबाला रहा है और आर्थिक राजधानी है वो, बॉलीवुड वहां पर है, आर्थिक राजधानी है, शेयर का इतना बड़ा मार्केट वहां पर है। तो निश्चित रूप से बंबई से देखेंगे आप तो पराग शाह सबसे अमीर प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा जो इतने बड़े बिल्डर है मुंबई के, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है जिन्होंने 600 करोड़ से ज्यादा संपत्ति डिक्लेयर की है। और क्रिमिनल्स भी बंबई के अंदर काफी आरोप लगे, हालांकि हर क्रिमिनल्स को यह कह देना कि इस पे क्रिमिनल केस है, कोई बहुत बड़े मर्डर के केस इस तरह के नहीं है। कई छोटी मारपीट होती है, कभी कोई आंदोलन होता है उसमें होता है तो क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो वो जांचे। लेकिन जरूरी है कि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है कि आप पे जितने भी आरोप लग रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए और उसके कारण मतदाता जान सकता है कि जिसे वोट करने जा रहा है उसके खिलाफ कौन कौन से और कितने गंभीर मुकदमे दर्ज है, जो पहले पता नहीं होता था। और कल जो कुछ हुआ विनोद तावड़े को लेकर समीर जी, वो कहीं ना कहीं आज जब वोटर वोट देने के लिए जाएगा तो उसके जहन में रहेगा वो। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मामला नहीं है, हालांकि निश्चित रूप से एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो गई थी कि चुनाव के सिर्फ मतदान के 12 घंटे पहले इस तरह की घटना सुर्खियों में आ जाना। और एक बड़े नेता का, राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े, हालांकि 2019 में उनका टिकट कट गया था। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में वो शिक्षा मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे थे, बड़े नेता है महाराष्ट्र के। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज जरूर रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एक प्रकरण से कोई मतदाता प्रभावित होगा बहुत ज्यादा। हालांकि विपक्ष से मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा असर जरूर रहा होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी